आभार और अभिनंदन कि इस कठिन कोरोना काल में जहां सभी बहुत भय से, बहुत विकट त्रासदियों से और मौत से जूझ रहे हैं और कई समस्याओं से ग्रसित हैं, लेकिन TML ट्राइबल मीणा लीडरशिप ग्रुप पूरे मीणा समाज और युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दे रहा है, नया मार्गदर्शन दे रहा है, एक आशावादी किरण दे रहा है और नए नए रास्ते सुझा रहा है। समाज के जितने भी वरिष्ठ सुधीजन हैं, वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, जो विशेष पदाधिकारी हैं या समाज के बड़े बड़े पदों पर हैं, उन सभी के जो ज्ञान की जो मतलब भंडार है, उस ज्ञान भंडार को समाज में समाज के लिए प्रभावित करवा रहे हैं, ताकि समाज की नई दिशा मिले, नई पीढ़ी को नई दिशा मिले और सभी मतलब अपने जीवन में विकट त्रासदियों का सामना करते हुए अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएं। और समस्याएं तो क्या रहेंगी, समस्याओं से ही जीवन निखरता है और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं TML ट्राइबल मीणा लीडरशिप ग्रुप का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप पे आने के लिए बहुत बड़ा स्थान दिया। मैं डिजर्व तो नहीं करती इस ग्रुप में आने के लिए इतना, लेकिन समाज के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, अपने जो भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के प्रति जो मेरा लगाव है, वो लगाव आप तक ले आया है और ये मेरे लिए बेहद गौरवशाली है कि मैं आज अपने समाज के सबसे बड़े ग्रुप TML यानी ट्राइबल मीणा लीडरशिप ग्रुप से आप लोगों से रूबरू हो पा रही हूँ। युवाओं के लिए ये जो TML ग्रुप है, ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है आज के समय में, क्योंकि युवा इस समय काफी दिग्भ्रमित है, दिशा भ्रमित है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इस समय क्या करे। तो क्या करे, क्या नहीं करे, इन्हीं सवालों का जवाब आपको TML के माध्यम से समाज के जो वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, सुधीजन है, जिनको मैंने भी कईयों को सुना, टीकाराम जी को सुना, बरदाला सर, वो जो हमारे जो हरिराम जी मीणा है उनको सुना, गंगा साहिब जी को सुना, JS के जो है हमारे हीरालाल अलावा जी, उनको सुना और भी कई साथियों को सुना, विमला मीणा जी को सुना। उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर बहुत बेहतरीन तरीके से अपने विचारों को रखा और उन समस्याओं के समाधान भी उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से अपने घर परिवार या सामाजिक समस्याओं को किस तरीके से हम निदान कर सकते हैं। तो ये मैं अपने समाज से रूबरू होने का बेहद गौरवशाली अवसर पाने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करती हूँ, जोहार करती हूँ कि जोहार प्रकृति का बहुत बड़ा अभिवादन शब्द है और आदिवासियों का ये बहुत बड़ा पावरफुल शब्द है। इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए और दिलो जान से बोलना चाहिए। जोहार, जोहार का मतलब है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, क्योंकि आदिवासियों का जीवन प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति आदिवासियों पर निर्भर है। आप सभी को पता होगा, संसार में जितने भी मतलब जहां पर भी जंगल, पहाड़ है, नदियां हैं, खदानें हैं, प्राकृतिक वातावरण है, वहां सब पर आपको आदिवासी ही देखने को मिलेंगे। और जहां मुख्यधारा का प्रभाव है, वहां पर आपको विकास के नाम पर विनाश का बवंडर देखने को मिल रहा है। नदियां नाले बन गई है, पहाड़ कचरे के पहाड़ बन गए हैं। इसी तरीके से मतलब आदिवासी जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली पूरे संसार को अपनाने चाहिए, पूरी मानवता को बचाने के लिए, सभी जनजीवन को बचाने के लिए। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हम आदिवासियों को विशेष महत्व दिया है। इस बारे में चर्चा मैं आगे जाके करूंगी। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी ताकि आप सब भी रूबरू हो सके। मेरा नाम डॉक्टर हीरा मीणा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 साल पढ़ा चुकी हूँ। पढ़ाने के बाद मैंने लेखन से अपना रिश्ता जोड़ लिया है और विशेष रूप से अपने मीणा साहित्य से, मीणी भाषा से, मीणा कल्चर से, और इसी बहाने मैं देश भर के सभी आदिवासी बुद्धिजीवियों, सुधीजनों, साहित्यकारों, प्रोफेसरों और बहुत बड़े बड़े समाज सुधारकों या आदिवासी जो अलग अलग हमारे भारत में जो आदिवासी संगठन बने हैं, उन संगठनों से भी काफी घनिष्ठ रूप से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगी कि हम मीणा समाज से हैं और
हमें बेहद गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी समाज से हैं और मीणा समाज वो कौम है जिसका परिचय कल आपने विस्तृत रूप में हरिराम मीणा जी के माध्यम से सुना होगा कि हमारा जो गौरवशाली जो अतीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस अतीत पर हम वर्तमान की नींव गढ़कर भविष्य की इमारत खड़ी कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस समाज का इतिहास जिंदा रहता है वो समाज हमेशा जिंदा रहता है, और जिस समाज को आपको खत्म करना हो तो उस समाज का इतिहास है, उसकी भाषा खत्म कर दीजिए, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें अपनी भाषा को बचाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, क्योंकि हमारी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में मृत भाषा घोषित कर दिया गया है, काफी सालों पहले से है। अब ऐसा क्यों किया, किसने किया, क्या क्या कारण है, ये बहुत गहराई में जाने से मिलेंगे, लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम सभी सुधीजनों ने अपने समाज, संस्कृति और भाषा के लिए अब तक क्या क्या काम किया है और हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि समाज और संस्कृति हम सबकी पहचान है। किसी एक व्यक्ति या एक समाज की नहीं, पूरे समाज की पहचान है, और पूरे समाज की पहचान के लिए हम सबको मिलकर ही इसके लिए प्रयास करने चाहिए। और हमारे पास अकूत भंडार है, इस भाषा को सहेजने के बहुत सारे तरीके हैं, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुधीजन है, जो हमारे पुरखा पुरखिन है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सभी इतने मतलब इस मौखिक संपदा के भंडार है, पूरे मतलब उनके पास ज्ञान का इतना अपार भंडार भरा हुआ कि उस भंडार को हम सहेज कर अपनी मीणी भाषा को वापस से दर्ज करवाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में मीणों की मातृभाषा मीणी भाषा को भी हम दर्ज करवा सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि मेरा जो विषय है वो विषय है मीणी भाषा, संस्कृति और आदिवासी जनगणना कॉलम कोड। हम सब जानते हैं कि हम आदिवासी हैं। हम इस ग्रुप का नाम भी ट्राइबल मीणा लीडरशिप है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने नाम के साथ आदिवासी स्वीकार करते हैं? लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी यही पहचान है, ट्राइबल यानी आदिवासी। आदिवासी यानी जो इस धरती का मूल मालिक है, जो सबसे पहले से प्राचीन समय से रहता आया है, यानी जिसके पूर्वजों ने यहाँ पर इस धरती को सहेजा है, इस धरती को जीवन उपयोगी बनाया है और इस धरती पर अपना गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भी चलाई है। इसकी विस्तृत व्यवस्था आपको कल हरिराम जी मीणा के द्वारा मिल गई कि मीणाओं ने कहाँ कहाँ राजस्थान में राज किया है, राजस्थान के अलावा एमपी में भी किया है कुछ। अगर आप और इतिहास में जाएंगे तो आपको कश्मीर में या पाकिस्तान में या नेपाल की तरफ और भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो हमें बेहद गर्व होना चाहिए कि हम मीणा समाज बेहद गौरवशाली कौम है, बेहद मतलब हमारा जो पुरखों का जो अतीत है वो बेहद बलशाली, बेहद गौरवशाली, और संसार की श्रेष्ठ सभ्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली सिंधु घाटी सभ्यता के वंशजों का बहुत महत्वपूर्ण समाज है। सिंधु घाटी सभ्यता से लिंक करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने और 11 पुरातात्विक विद्वानों ने और समाजशास्त्रियों ने खुद ने मतलब अपनी अपनी पुस्तकों में दर्ज किया है कि भील, मीणा, गोंड, असुर और अन्य जो आदिवासी समुदाय है वो ही सिंधु घाटी सभ्यता के मूल वंशज है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है, कल बहुत विस्तृत तरीके से सर ने बताया कि कम से कम 1400 उसके स्थान है, उत्खनन के स्थान है, और आधे से कम पर ही खुदाई हुई है, और अधिकांश जगहों पर सिर्फ आदिवासियों के ही कुल गोत्र के, टोटम के, उनकी व्यवस्थाओं के, मतलब उन्हीं की धराड़ी के, उन्हीं के जो आखेट के जो मतलब अस्त्र होते हैं, तीर धनुष होते हैं, या अपना मीणों का जो गणचिन्ह है, मीन मछली का मिला है चिन्ह वहां पर, और एक नर्तकी, कांस्य की नर्तकी मिली है जो नर्तकी के रूप में, और एक जो मतलब पुरुष का योग मुद्रा में एक पुरुष की जो कलाकृति मिली है वो आज भी हमारे गोंड समुदाय में बस्तर में हूबहू
वैसी की वैसी जीवंत रूप में देखने को मिलती है। और अपने मीणा समाज में भी पहले महिलाओं में वैसी मतलब बाल सज्जा की जाती थी उसी तरीके से। तो हम सब भील, मीणा, गोंड एक तरह से हमारे देखे जाए तो हमारी जड़ें एक ही जगह मिलेगी, क्योंकि हमारा जो हमें सदियों से या हजारों सालों से विस्थापित किया गया है और विस्थापित करते करते हम आज आधुनिक युग तक आ चुके हैं, तो हम में काफी कुछ बदलाव आ चुका। लेकिन बदलाव आने के बावजूद हमारे पुरखों ने, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो मतलब अक्षर ज्ञान से अनभिज्ञ है, लेकिन उनके पास अपार मेधा के भंडार है। वो मौसम के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, वो प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, वो अपने जानवरों, जीव जंतुओं की पूरी जानकारी रखते हैं, वो इंसानों की सारी जानकारी रखते हैं, यहाँ तक कि वो नीम हकीम का काम भी वो खुद ही कर लेती है। शायद आपकी या मेरी उम्र के अधिकांश जितने भी महिला पुरुष है, उन सबका जन्म भी वो माताएं बहनों ने खुद नहीं घर पे करवाया होगा। तो सोचिए उनसे बड़ा ज्ञानी कौन है। जानवरों की वो रग रग से वाकिफ होती है कि कब उनको क्या चाहिए, कब उनके मतलब समय पूरा होने वाला है, या कब उनको मतलब संबंध का इच्छा हो रही है, कब मतलब वो कितने महीने का बच्चा हो चुका है। वो सारी जानकारी मतलब वो इतनी हुनर से बता देती है। उनकी आकार प्रकार, उनका डील डोल देख के, उनके हाव भाव देख के, इंसान हो या जानवर या पक्षी, उनके सुख या दुख हर रूप से, भलीभांति रूप से परिचित होते हैं। तो संसार के जो सबसे ज्ञानी, सबसे धनी, सबसे संपन्न जो लोग हैं वो आदिवासी हैं। और आदिवासियों की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में बहुत बड़ा ज्ञान भंडार छुपा हुआ है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हम आदिवासियों को विशेष महत्व देते हुए मतलब बहुत कुछ कहा है। इससे पहले मैं अपनी मीणी भाषा या भाषा के बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूंगी कि भाषा के बारे में जब हमें जानना है तो भाषा, आप सबको पता होगा कि भाषा 4 प्रकार की होती है। जब हम बोलना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, तो हम किस प्रकार से बात करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग बिना बोले किस प्रकार से बात करते थे या करते हैं, आज भी करते हैं, इशारों से। चाहे प्यार हो या गुस्सा हो या बुलाना हो या मना करना हो, तो वो अपने आप हाथों से कर देते हैं, आंखों से कर देते हैं, मना कर देते हैं, या थोड़ी सी टचकार करके बोल देते हैं, कैसा भी बुलाना हो या मना करना हो। तो उसी तरीके से तो पहली भाषा हुई आंगिक भाषा, दूसरी भाषा हुई चित्रलिपि भाषा, तीसरी भाषा हुई मौखिक भाषा, और चौथा जो भाषा का प्रकार है वो लिखित भाषा है। यानी ये जो 4 भाषा के प्रकार हैं वो हर भाषा में मिलते हैं। आंगिक भाषा, चित्रलिपि भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और आदिवासी इन भाषाओं में सबसे ज्यादा धनी है कि उनके पास आंगिक भाषा बहुत अकूत रूप में है, बहुत विस्तृत रूप में है। चित्रलिपि भाषा भी आपको ऐतिहासिक या शैल चित्र गुफा शैल चित्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहे कांकेर में जाइए, चाहे बस्तर में जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ में जाइए, चाहे महाराष्ट्र में जाइए, चाहे भीमबेटका में जाइए, चाहे आप अपने अलवर में जाइए, तो आपको जो प्राचीन पर्वतमालाएं हैं, वहां जो गुफा चित्र है, उन गुफा चित्रों में हमारे पूर्वजों के बनाए हुए बहुत सारे शैल चित्र मिल जाएंगे। वो शैल चित्र हजारों सालों पहले बनाए हुए हैं, आजकल के या 2, 4, 5 हजार साल के नहीं, वो हजारों सालों पहले के हैं। कहीं कहीं तो 40-45 हजार साल पुराने हैं, कहीं 10,000 साल पुराने, कहीं 20। आज हम कितना ही महंगा पेंट करवा लेते हैं तो साल, 2 साल, 5 साल में तो वो उतर के नीचे आ जाता है। तो सोचिए हमारे पुरखों के पास कितना विस्तृत ज्ञान भंडार होगा, कितनी अद्भुत मेधा होगी कि उन्होंने उन प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल उन शिलाओं पे, उन पत्थरों पे इस तरीके से किया है कि हजारों साल बाद वो आंधियों से, तूफानों से, बरसात से, भूकंपों से, कई तरह के और भी प्राकृतिक आपदाएं आई है, बाढ़ आई है, लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही आपको देखने को मिलते हैं। तो सोचिए उनके पास कितना ज्ञान का भंडार होगा। तो वो ज्ञान का भंडार हमारे पास, आदिवासियों के पास विशेष रूप से मौखिक रूप में ही है, लिखित रूप में बहुत कम है। तो हमें इस मौखिक जानकारी को
हमें सहेजना होगा। मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो मातृभाषाएं है, ये मातृभाषाएं हमारा बहुत बड़ा मतलब संपत्ति है, बहुत बड़ी धरोहर है, या हमारी बहुत बड़ी पहचान है। और इन मातृभाषाओं में ही हमारा अस्तित्व है, हमारी अस्मिता है, हमारा संघर्ष है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति का पाठ है। और बिल्कुल हमारी संस्कृति का पाठ भी हमारी मातृभाषाएं ही हमें पढ़ाती है। भारत में 5 भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, दूसरा चीनी तिब्बती भाषा परिवार, तीसरा द्रविड़ भाषा परिवार, चौथा अंडमानी भाषा परिवार, 5वां भारोपीय भारतीय आर्य भाषा परिवार। अब आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इन 5 भाषा परिवारों में हम आदिवासियों की भाषाएं अकूत रूप में भरी हुई है। यानी हम आदिवासी भाषाओं के रूप में बेहद संपन्न है। हमारे पास ज्ञान का अपार भंडार है। और जो भील मीना गोंड जो आदिवासी है, या सुर आदिवासी है, या उराव आदिवासी है, या और भी जो आदिवासी है, उनकी जो भाषा है वो बहुत प्राचीन भाषा है। जो भाषा जितनी प्राचीन होती है उसका ज्ञान भंडार भी उतना ही विस्तृत और उतना ही व्यापक और उतना ही जनजीवन के लिए बेहद उपयोगी होता है। तो जो मीणी भाषा मीणा आदिवासी समाज की जो मातृभाषा है वो मीणी भाषा है। जैसे भीलों की भीली है, गोंडों की गोंडी है, संथालों की संताली है, तो हम मीणा आदिवासियों की मातृभाषा मीणी भाषा है। मातृभाषा इसलिए क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी माँ से, नानी से, दादी से, या जो महिला वाले जो संबंध होते हैं उनसे वो ज्यादा सीखता है। पुरुषों से भी सीखता है लेकिन महिलाओं से ज्यादा सीखता है। और हमारे आदिवासी समाजों में महिलाओं का मतलब वर्चस्व ज्यादा रहता है। इसीलिए मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हमारे समाजों में पाई जाती है। और समाजों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती, वहां पितृ सत्तात्मक व्यवस्था रहती है। हमारे इसीलिए तो महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा क्या 2 कदम आगे बढ़कर भी चलती है। वो जंगल में, खेत खलियान में अकेली चली जाती है और समाज की महिलाएं वहां कदम भी नहीं धर सकती। मैं बताना चाहूंगी कि मीणी भाषा जो है, उस मीणी भाषा की लगभग 11 बोलियां हैं और उनकी और भी उपबोलियां हैं। उनमें से मुख्य है जगरोटी मीणी, माड़ी मीणी, पचवारी मीणी, डांगी मीणी, काठेड़ी मीणी, आंतरी मीणी, तलेटी मीणी, नागरचाड़ी मीणी, बावन मीणी, हाड़ोती मीणी, ढूंढाड़ी मीणी और मेवाती मीणी, मेवल मीणी, घोड़वाड़ी मीणी, सतवाड़ी मीणी और छापोली मीणी। अभी इस भाषा पे कार्य चल रहा है और इस भाषा के ऊपर कार्य करने के लिए डॉक्टर पिंटू कुमार को मैं बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूंगी इस TML ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि उनकी पहल पर ही हमने पिछले साल ये मुहिम की थी कि अपनी मीणी भाषा पे एक शोध पत्रिका हम लेके आए और समाज की अनमोल धरोहर से सबको रूबरू करवाए। तो उस मीणी भाषा पे समाज के वरिष्ठ साहित्यकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, वरिष्ठ कलाकारों ने, या मिट्टी से जुड़े हुए सभी सुधी जनों ने जो अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति को सहेजने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी के योगदान से ये मीणी भाषा की परिवर्तन नाम की पत्रिका, ये शोध पत्रिका है, शायद आप लोगों को मिली होगी। ये ऑनलाइन पत्रिका है, ये बिल्कुल शोध पत्रिका है। इस शोध पत्रिका में मतलब शोध के आधार पर ही सारे पेपर लिखे गए हैं और इसमें समाज के सभी सुधीजनों ने अपना अपना योगदान दिया है। इसमें बहुत सारे आलेख हैं, ऐतिहासिक जानकारी है, भाषा की जानकारी है, आपकी लोक विधाओं की जानकारी है, आपके कलाकारों का परिचय, बहुत कुछ आपको देखने, जानने, समझने का मिलेगा। ये पत्रिका ऑनलाइन है, आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे आपको उसी वैसे ही मिल जाएगी। आप जब कहेंगे तो मैं TML ग्रुप में डाल दूंगी इसका लिंक, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका मतलब फिर PDF निकलवा कर स्पाइरल कर सकते हैं। आप अपने घर परिवार में सबको दीजिए, इसका मतलब उपहार स्वरूप दीजिए। इस किताब के साथ मैं चाहूंगी कि एक पेड़ पौधा आप अपनी धराड़ी के नाम से उनको दीजिए, ताकि हमारी जो आदिवासियत है, हमारी जो जीवन मूल्य है, वो हमेशा के लिए स्थायी हो सके और हम पर्यावरण संरक्षण के वास्तविक
दावेदार हो सके। और दावेदार तो फिर सदियों से है, क्योंकि हमारे समाज में जो धराड़ी प्रथा है, वो धराड़ी प्रथा यही है कि हमारे जितने भी कुल गोत्र है, उन कुल गोत्रों के अनुसार एक जीव और एक पेड़ हमारे कुल गोत्र को मिला हुआ है बचाने के लिए। और जो मीन गण चिन्ह है, वो मीन गण चिन्ह वो हमारे पुरखों के राजवंशों का प्रतीक चिन्ह है। और धराड़ी पेड़ पौधे से संबंधित है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मतलब कभी रक्षा की होगी, उनका साथ दिया होगा, उनको उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ा उनका महत्व रहा होगा, समाज को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। इसीलिए उन्होंने अपने अपने कुल गोत्र की एक एक धराड़ी बना ली है। किसी का नीम है, किसी का पीपल है, किसी का बरगद है, किसी का आम है, किसी का घास भी बना हुआ है, गांदड़ भी बना हुआ। मतलब हर पेड़ पौधा आपके जीवन के लिए उपयोगी है। और ये कोरोना काल ने पूरे संसार को सिद्ध कर दिया कि हम सब किस चीज के लिए तड़प रहे हैं। आज लोगों के पास पैसा है, बौद्धिक ज्ञान है, संपन्नता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जबकि ऑक्सीजन आज तक सदियों से लेकर आज तक प्रकृति निःशुल्क रूप में हमें देती आ रही है। सोचिए, आज शुल्क देने के बाद भी आपको सांसें नहीं मिल रही है। तो आने वाले समय में हम और भी भयावह त्रासदियों से गुजरेंगे, क्योंकि ये कोरोना की लहर, एक लहर आई है, 2 लहर आई है, तीसरी की संभावना अभी कल ही व्यक्त की है एम्स के जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने, कि तीसरी भी आने वाली है। तो ये जाने वाली चीजें नहीं है, ये स्थायी रूप से रहने वाली है, बल्कि इनके नए नए वर्जन आएंगे। तो इससे सबसे बड़ा बचाव है कि आप प्रकृति को जहाँ सुरक्षित करेंगे, पेड़ पौधे और प्रकृति जहाँ सुरक्षित रहेगी, वहीं पर मानव सुरक्षित रहेगा। विदेशों से भागा हुआ मानव देश में आया, और देश में महानगरों से भागा हुआ मानव फिर गाँव में जाके चैन की सांस ले पाया। आज हम महानगरों में मतलब बाहर नहीं निकल सकते बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप आराम से रह पा रहे हैं। लेकिन ये संक्रामक बीमारी है, आज ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं चाहती हूँ, और सभी से अपील करना चाहती हूँ कि आपके समाज में जो भी पर्व हो, जो भी उत्सव हो, जो भी परिवार के सदस्यों के साथ जो भी तिथि आए, उस तिथि में आप पेड़ पौधों का लगाना शुरू कर दीजिए। फल के लगाइए, छांव के लगाइए, आयुर्वेदिक पौधे लगाइए। कुछ सालों में वो पेड़ पौधे आपको ही फल देंगे, वो आपके ही इनकम का जरिया बनेंगे, और आपके पर्यावरण को तो काफी स्वस्थ और हरा भरा तो करेंगे, वो बात अलग है। और जो हम जिन त्रासदियों से गुजर रहे हैं, उन त्रासदियों से भी काफी कुछ निजात हमें मिलेगी। मैं बताना चाहूंगी, जैसे मीणी भाषा की 11 बोलियां थी। 11 बोलियां इसलिए है क्योंकि हमारे कहा जाता है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे बाणी। तो अब बाणी तो हमारे मतलब कोस कोस पे भी बदल जाती है। इसीलिए मीणी भाषा जो है उसमें शब्दों के अंत में अण और न का प्रयोग, अण का प्रयोग होता है, न का नहीं होता। क्योंकि हम बोलते हैं मीणा, नाम में ही हम मीणा बोलते हैं। मीणा और मीणा विवाद इसीलिए खड़ा किया था क्योंकि हमारी जो भाषा है उसमें अण का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, लेकिन वरिष्ठ बुद्धिजीवी जो मुख्य धारा के अपने आप को संपन्न बुद्धिजीवी कहते हैं, वो हमें किन्हीं न किन्हीं प्रकारों से उलझाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे मीणा समाज की, जैसे मैंने कहा, मीणी भाषा को सहेजने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। हमारे पास विधाओं का अपार भंडार है। यूनेस्को में तो कह दिया कि मीणी भाषा मृत हो गई है, मीणाओं की कोई भाषा नहीं है। और मोतीराम कंगाली जी की पुस्तक है ये गोंडी भाषा का उद्वाचन, इसमें काफी विस्तृत तरीके से मतलब उन्होंने गोंडी भाषा के बारे में लिखा। सेंधव लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता को सेंधव लिपि में उनको पढ़ा है, और उस लिपि को उन्होंने इस गोंडी से पढ़कर बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि लिखी हुई है उसमें उन्होंने जिक्र किया कि भील, मीणा, गोंड और भी जो आदिवासी हैं, असुर, द्रविड़ वगैरह, वो सब सिंधु घाटी सभ्यता के मूल बाशिंदे हैं। बाकी सब बाहर से आए हुए विदेशी हैं। इसमें बताना चाहूंगी कि हमारी जो विधाएं हैं, उन विधाओं के माध्यम से हम मीणी भाषा को सहेज सकते हैं। हमारे पुरखों के पास
हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाई बहन रहते हैं, जो माताएं बहनें रहती हैं, उनके पास लोकगीत है, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, पहेलियां हैं, हमारे रीति रिवाज की बहुत सारी परंपराएं हैं। तो उन सबको हमें मिलकर सहेजना होगा ताकि हमारी भाषा को हम सहज सके, हमारी संस्कृति को हम सहज सके, हमारे इतिहास को हम सहज सके और हमारे अपने अस्तित्व और अस्मिता को सहजते हुए भावी पीढ़ी के लिए भी उनके अस्तित्व को स्थापित कर सके। इस गायन शैली में बहुत सारे हमारे और भी चीजें हैं। मीणा समाज के जो पुरखा गीतों में स्त्री पुरुष लगभग 20 से 25 गायन शैलियों में अपना गीत गायन करते हैं। बिल्कुल सर सही। मीन भगवान का संबंध मीनाओं को दिखाया एक मनगढ़ंत कहानी है। आप सभी जानते हैं मछली से मछली पैदा होती है, कभी कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। आपके घर परिवार में आपके पूर्वजों में 3-4 पीढ़ियों में देखा होगा इंसान ही पैदा होते आए हैं। और आदिवासी वो कौम है जो अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, वो किसी आशीर्वाद से नहीं, किसी साधु संतों से नहीं, ना खीर से पैदा होते हैं, ना सेव से पैदा होते हैं, ना किसी साधु संतों के बलात्कार से पैदा होते हैं, वो अपने माँ बापों से पैदा होते हैं। इसीलिए आदिवासियों को इंडोजीनियस कहा जाता है, देशज कहा जाता है, मूल मालिक कहा जाता है, मूल वाशिंदे कहा जाता है या असली लोग कहा जाता है। इसमें जो अपनी गायन की जो विधाएं हैं, तो मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए उनका पुरखा गीत भी आपको सुनाना चाहूंगी ताकि मीणी भाषा की एक झलक आपको देखने को मिले। वैसे आदिवासियों में जो गायन की शैली है वो या कोई भी काम या कोई भी गतिविधि करने की शैली है वो सामूहिकता पे आधारित है, समूह पे आधारित है, एक दूसरे से साझेदारी पर आधारित है। लेकिन अब ये प्रोग्राम मेरे अकेले के लिए है तो मुझे अकेले ही गाना पड़ेगा, तो आपको उसी तरीके से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने पितरों को या पूर्वजों को स्मरण करते हुए अपनी माताओं बहनों से जो गीत सीखा वो आपको सुनाना चाहूंगी। ओड़े ओड़े रे जंगल का जंदावर, खबर तो लिया मारा पितरा की। अब इसमें जैसे 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे बाणी, इसको कुछ इस तरीके से भी गाया जाता है। उड़े उड़े रे मारा दौड़ा रे कबूतर, खबर तो लिया मारा पितरा की। अब जो कबूतर है या जंगल का जंदावर है वो बोलता है, जो गीत गा रहे हैं उनको, महिलाओं को, वहाँ को नाम न जानो, वहाँ को गाँव न जानो, कसी के सूरत थका पितरा की। फिर वो महिलाएं उसको जवाब दे रही है, धोली धोली धोती गुलाबी वाको साफो, सावली सूरत माका पितरा की। अब ये गीत तो है हमारे भूत पितर भूमिया का, लेकिन आपको मीणा समाज का जो मतलब हमारा जो पुरुष वर्ग है, उस पुरुष वर्ग का परिधान आपको इसमें देखने और समझने को मिल गया होगा कि हमारे मीणों में जो पहनते हैं वो सफेद कुर्ता और धोती पहनते हैं और सिर पर साफा लगाते हैं, और साफा नहीं लगाते तो धोला तौलिया जरूर लगाते हैं। और यही हम आदिवासियों की पहचान है। अब महिलाएं जैसे खेत पे काम करती है, तो खेत में काम करते हुए वो पशु पक्षियों का भी ध्यान रखती है, जानवरों का भी ध्यान रखती है, घर परिवार का भी ध्यान रखती है। ध्यान रखते हुए वो खेत की रुखाड़ी करते हुए अपने जो सहजीवी जीव जंतु है उनका संबोधन किस प्रकार से करती है, देखिए। अरे सारा दन की करूर रखाड़ी, मतमल जो गाड़ी रसुआ, पान पान खाली जो मत तोड़ जो डाली, मत तोड़ जो डाली। अब वो महिला कह रही है कि तोते को कह रही है, सुआ तोता, कि तू मैं सारे दिन की यानी सवेरे से इसकी रुखाड़ी कर रही हूँ खेत की, तेरा भी भोजन यही है और हमारा भी भोजन यही है, और जो जानवर है उनका भी भोजन यही बनेगा, लेकिन तू इसकी डाली मत तोड़ना, इसकी पत्तियां खा लेना ताकि इसका नुकसान ना हो और ये भी अच्छे से बढ़े और बाद में ये भी अच्छे से मतलब फल दे या अनाज दे और ये सबके लिए उपयोगी बन सके। हमारे जो गीतों के साथ है वो महिलाएं जब भेड़ बकरियां चराती है, हमारा जो राजस्थान है वो शुष्क प्रदेश है और इस शुष्क प्रदेश में
पहाड़ियां है, दर्रे हैं, घाटियां है, मतलब सूखे रेतीले पहाड़ भी है। तो वहां पर जीवन के लिए सबसे जो उपयोगी जीव है वो है बकरी। वो झाड़ को, पत्ती को, पेड़ पौधे के, किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती को खाकर अपना पेट भर लेती है और बेहद गुणकारी दूध वो बकरी देती है। काफी मतलब बीमारियों में बकरी का दूध बेहद उपयोगी है, खासकर डेंगू में, चिकनगुनिया में, और शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए बकरी का दूध बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ये दूध बहुत अच्छा है, तो हम सबको पीना चाहिए या हमें इन चीजों को बढ़ावा भी देना चाहिए। तो देखिए, जो महिलाएं हैं अपना घर का काम करके, खेत क्यार का काम करके, जानवरों का काम करके बकरियों को जब चराने जाती है तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ऊंचा टिब्बा में छेड़ियाली दये गीत को होड़ो, दये गीत को होड़ो, भापरा में गाँव बसे च हरिपुरा में खेड़ो, हरिपुरा में खेड़ो। अब इस गीत के साथ वो साखियों के बंद जोड़कर भी इस गीत को आगे चलाती रहती है। जैसे इस तरीके से है, कस्सा बाजी मन खाराजी गीत मर्द को खेवो खेवो, चमचूरा का यही तो नतीजा, डोडो नैन चलाव, ऊंचा टीबा में छेड़ियाली दये गीत को होड़ो, दये गीत को होड़ो। अब ऐसे ही अगर हमारे घर में मेहमान आ जाता है, बड़े बुजुर्ग बकरियों को या जानवरों को चराने के लिए गए होते हैं, और जो युवा रहते हैं परिवार के, वो खेत खलियान का काम निपटाते हैं, और जब वो सांझ को लौटते हैं और लौटते वक्त उनको जब घर से चावलों की महक आती है तो उनको एहसास हो जाता है कि घर में कोई मेहमान आया हुआ है। तो मेहमान के आने का जो उनको मतलब आभास हुआ है, वो आभास देखिए किस तरीके से वो गायन के माध्यम से प्रकट। मारी पोड़ी में कुण बैठो, बोली आवे पावड़ा किसी, बांस आवे चावड़ा किसी, मारी पोड़ी में कुण बैठो, बोली आवे पावड़ा किसी, बांस आवे चावड़ा किसी। इसी प्रकार छोटे छोटे हंसी चिटोली के मतलब थोड़ा मजाक करने के लिए, थोड़ा टोन कसने के लिए, या उस वातावरण को रंगीन करने के लिए बहुत छोटे छोटे ढांचा टाइप के भी गीत है। जैसे मंगरा पे बोलो कागलो ननद हंसगी, मंगरा पे बोलो कागलो ननद हंसगी। अब महिलाएं जो है वो तो गीत गाती है। हमारे समाज में या आदिवासी समाज में पुरुष भी गीत गाते हैं। हमारे समाज में ज्यादातर विवाह पहले होते थे इस तरीके से, जैसे आखा तीज आती है तो बाल विवाह हो जाते थे, लेकिन हमारे समाज में एक अच्छी व्यवस्था थी कि घोड़ा फिर बाद में बालिग होने पर ही किया जाता था। जब लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं तो लड़का मतलब अपनी वधू का, अपने साथी का इंतजार करता है। तो वो कैसे गीत गाता देखिए। तो ने 5 बरस होगा रे टाचा ढील गढ़ता, टाचा ढील गढ़ता, आंगड़िया की रे कागज की धन गढ़ता, धन गढ़ता। वो मतलब वो इंतजार कर रहा है, तो अपनी वो पीड़ा को अपने गीत में जाहिर कर रहा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए रोजगार के लिए या आपको सर्विस के दौरान बाहर जाना पड़ता है और आपको अपनी साथी की याद आती है, तो किस प्रकार से एक पुरुष महिला के लिए गीत गाता है। तो कहता है, सोबरी खुंगाड़ी जंतर पेराई रे छे छुट्टी, ददरी सरकार गराड़ी मारी एकली रे छे, दराड़ी मारी एकली रे छे। अब इन अंतरों को बार बार में गाया जाता है, 3 बार 5 बार, या बीच बीच में कुछ और भी जोड़कर। इसी तरीके से वो चलती रहती है। माहौल काफी कुछ बदल जाता है और सब अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं। अब जब महिलाएं, एक लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर नए घर में आती है, दुल्हन बन के आती है, तो उसको
किस प्रकार अपने घर वालों की याद आती है। देखिए, मारी जीजी की गुड़ रोटी दनात्या याद आवे छे, दनात्या याद आवे छे, भाभी की तो सुवार याद आवे छे, मारी जीजी की गुड़ रोटी दनात्या याद आवे छे। अब ऐसे ही जैसे बारिश का मौसम है अभी, तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। खासतौर से जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को वो इसका उत्सव रूप में मनाते हैं और इससे अपील भी करते हैं कि ये किस समय पे आए या किस समय पे नहीं आए। वो अपने मतलब अपने जो स्नेही लोग हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं, एक लड़की जो है नई नवेली लड़की है और उसका पति उसको लेने के लिए आ रहा है ससुराल में, उसके पियर में, तो वो किस तरीके से बोल रहे हैं, काली बादली बायली धीरे छोड़ बरखा, धीरे छोड़ बरखा, लेब आव लोरी परण्यो मारे घर का, लेब आव लोरी परण्यो मारे घर का। अब इसी में और भी बहुत सारे गीत है आपको, जैसे शादी विवाह पे भी गाए जाते हैं, बन्ना बन्नी भी गाए जाते हैं, भात में भी गाए जाते हैं। भात का बहुत बड़े बड़े गीत हैं, उन गीतों में कम से कम आधा 1 घंटा और चाहिए, तो काफी बड़े, तो एक दो अंतरे में सुना देती हूँ। मैं तो चढ़ डागड़िए जाकू ये, तो नकड़ गयो बन जारो रे, मैं तो चढ़ चढ़ डांगड़िए झाकू रे, वो तो नकड़ गयो बन जारो रे, मारा हवड़ा न हड़ कर डाटू रे, वो तो नकड़ गयो बन जारो रे। ऐसे एक और है, एक और क्या, बहुत सारे गीत है। हमारी जो माताएं बहन है उनके पास बहुत सारा अनमोल भंडार है, बहुत सारा खजाना है। अगर उनको सुनने बैठ जाएंगे तो आप ये कोरोना की महामारी को भूल जाएंगे और उसी लोक में बहुत आनंदित होंगे और बहुत कुछ आपको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे और उस सकारात्मकता से आप अपने जीवन के साथ परिवार और समाज को भी एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। गीत बहुत सारे हैं। महिलाएं जैसे गाड़ गीत करती हैं, उन गाड़ गीतों में, गाड़ गीत का मतलब गाड़ी बकना नहीं है, हंसी मजाक का है, क्योंकि उस वक्त विवाह का अवसर है। विवाह में लड़की को विदा किया जाता है और विदा के समय आदिवासियों में रोने की परंपरा नहीं है, हंसी मजाक और हंसी चिटोली करने की परंपरा है। उसमें हम महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो इस गमगीन माहौल को कैसे रौनकदार, कैसे मतलब एक प्रतियोगिता स्पर्धी बना देती है कि उस प्रतिस्पर्धा में एक बैंड दूसरी बैंड से कंपटीशन में उस तरीके से गीत गाती है और वो अपनी कला का, अपने गायन का, अपनी संस्कृति का और अपनी मेधा का परिचय देती है। जैसे हमारे जो गाड़ियां हैं वो खाने पीने को लेके होती है, पेड़ पौधों को लेके होती है या नींबू मिर्ची को लेके होती है। सोचिए ऐसी भी कोई गालियां होती है? बिल्कुल सही बात है। आदिवासी मतलब अश्लील गालियां नहीं बोलते, लेकिन अब ये मुख्य धारा का दुष्प्रभाव हम आदिवासियों के समाज पे आने लगा है। तो मैं चाहूंगी मेरे समाज के सुधीजन भाई बहन जो भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो अभी सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, मैं चाहूंगी कि इन सभी जो अश्लील जो गालियां हैं, जो माँ बहन को संबोधित करके या किसी भी तरीके किसी का अपमान करके आप गाली देते हैं, तो ऐसी गालियां आप ना दें और आप अच्छी चीजों को अपनाइए ताकि आप अपने आप को, परिवार को, समाज को सही दिशा दे पाए। क्योंकि आदिवासी समाज की ये परंपरा नहीं है। ये अपने आप को जो मुख्य धारा के कहते हैं या सभ्य जो कहते हैं, उन्हीं लोगों की परंपरा है और हमें ऐसी चीजों को नकारना चाहिए और हमें अपने पुरखों की परंपरा को अपनाना चाहिए। देखिए हमारे समाज में हमारा जो खाना पीना, उस खाने पीने को या हमारी जो मूल परंपरा है, हम मीणा आदिवासियों में गाय भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं, दूध घी छाछ दही रहता है, तो हम छाछ राबड़ी भी खूब मजे से खाते हैं, चाहे वो मक्का की हो या बाजरा की हो या ज्वार की हो या फिर जौ की गुड़ी वाली हो।
तो हम बड़े मजे से, बड़े चाव से खाते हैं। अब जो कंपटीशन की जो बात कही, महिला गाल गायन की जो मैंने बात कही, उसमें महिलाएं कहती है, एक बैंड दूसरी बैंड को संबोधित करती है, ठाडे ठाडे छाछ मका को दड़े यो, ठाडे ठाडे छाछ मका को दड़े यो, अरे कैया मारो रस बड़ को यार बना, चमनी बजगी तेल बना, कैया मारो रस बड़ को यार बना, चमनी बजगी तेल बना। अब इसमें देखें, मियाँ समाज में स्त्री पुरुष प्रेम के लिए बहुत निश्चल होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, और जो भी जीवन साथी मिलता है उस जीवन साथी के साथ वो अपना भरपूर जीवन, पूरी जिंदगी जीते हैं और बड़े प्रेम से जीते हैं और अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं। इस गाने में आपको मूल अर्थ में वही देखने को मिलेगा। किसी साथी ने लिखा छीला वाला, तो छीला वाला भी सुना देती हूँ। छीला जो हमारे राजस्थान की एक तरह से अमृत धारा कहूंगी मैं उसको, अमृत धारा है, या पूरे आदिवासियों की रोजी रोटी का एक जरिया है। उससे पत्तल दोने भी बनते हैं, उसके गोंद भी रहता है, उसके मतलब कई जड़ी बूटियों में भी वो काम आता है, दवाओं में भी काम आता है, और रोजगार का तो साधन है ही। और हमारे जैसे राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में वो जानवरों के लिए भी खाद्यान्न पत्ते के रूप में, मतलब चारे के रूप में भी काम आता है, और अगर उसकी लकड़ी सूख जाती है तो जलाने के रूप में भी हम उपयोग में लाते हैं। तो एक बाण दूसरी बाण को कहती, छीलो छीलो करते छीला माड़े छड़ेगी, छीलो छीलो करते छीला माड़ा छड़ेगी, अरे छीला को रख ले पेट सा, ब्याण मारी गजब करी, अरे छीला को रख ले पेट, ब्याण मारी गजब करी। अब ये हंसी मजाक है, ठिठोली है, एक ब्याण दूसरी ब्याण को कह रही है जब उनके खुद के बच्चों की शादी हो रही है और वो ऐसा गीत गा रही है, तो इससे बड़ी मजाक और क्या हो सकती है। एक प्रकृति तत्व है पेड़, उस पेड़ से कोई बच्चे पैदा नहीं हो सकते, लेकिन उस माहौल को रंगीन खुशनुमा करने के लिए या उस प्रतिस्पर्धात्मक जो गीत संगीत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आगे गति देने के लिए इस प्रकार के गीत हमारी महिलाएं गाती है। जैसे इसमें और भी है, बालाजी का अंडे मुंडे, बालाजी का अंडे मुंड, खद खद रमण गड्ढा मन की बात, ब्याण जी का घाघरा में काए काए ख्याल। अब ये भी हंसी मजाक का गीत है। ऐसे ही और बहुत सारे गीत हैं जिसमें नींबू मिर्ची का भी है, और ऐसे भी है कि मारल रे कुदली जद ठीक पड़लो थारी मारी माटी को, मारल रे कुदली जद ठीक पड़लो थारी मारी माटी को। अब देखिए वो थारी मारी माटी मतलब वो डायरेक्ट खुद को और अपनी बयान को कह रही है, लेकिन माटी का मतलब है वो पूर्वजों की खान, जो जिन्स हमें मिले हुए हैं उन जिन्सों तक वो जा रही है कि हमारे जो जिन्स है वो कितने सशक्त है, कितने बलशाली है, कितने गौरवशाली है, उनका पता हमें इस प्रतिस्पर्धा में मिलेगा। चाहे हम गीत गाएं, चाहे हम नाच करें, चाहे कूदना नाच करें, उस तरीके से। तो इसमें और भी बहुत सारी विधाएं हैं हमारे जो समाज ने जो सहज रखी है, उस विधाओं के साथ हमें बहुत कुछ सहेजना होगा। हमारे जो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे समाज के जो लोग कलाकार हैं, जो लोग गायक हैं, बहुत पुराने कलाकार भी हैं, जिसमें प्रताप मीणा का नाम बहुत मतलब सभी का बहुत आदर से मैं सम्मान करना चाहूंगी, सभी कलाकारों का, सभी सुधीजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, कि उन्होंने अपनी मातृभाषाओं को, अपनी कलाओं को, अपनी संस्कृति को बहुत बेहतरीन तरीके से सहेजा है। उन्होंने अपने मतलब घर गृहस्थी, परिवार, खेत खलियान, सारे कठिन कार्यों को निपटा कर भी वो अपने समाज की अनमोल निधि को वो सहेज रहे हैं। और मैं चाहूंगी अपने इस ट्राइबल मीना लीडरशिप ग्रुप से कि आप सभी उन कलाकारों के प्रति, उन सुधीजनों के प्रति आप भी थोड़े सचेत हुए, थोड़े सतर्क हुए कि हमें अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति को सहेजना है। तो आप सबको उनको मान सम्मान देना होगा और आप सबको
अपने घर के पारिवारिक उत्सवों में उनको आमंत्रित करना होगा, और उनकी कलाओं का प्रदर्शन भी उनकी कलाओं के अनुसार करवाना होगा। तभी हम सशक्त रूप में अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि यह समय बहुत कुछ जा चुका है और हमारे पास समय बहुत कम है। इस कम समय में हमें बेहतरीन तरीके से अपनी मेधा का, अपनी बुद्धि का, अपने जो पावर है, अपनी आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक धरोहर है, उन सबको हम सबको मिलकर सहेजना होगा। और अब आज के बाद जितने भी हमारे जो उत्सव हो गए, घर परिवार के, समाज के, उन सब में हमें बाजारीकरण का मीडिया इस्तेमाल ना करके हमारे लोक विधाओं से जो सृजित कलाकार हैं, उन कलाकारों को बुलाना होगा। बहुत सारे कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। अगर आपको उनमें खामियां नजर आती हैं तो आप उनमें सुधार कीजिए, उनको उचित विचार दीजिए। क्योंकि मैंने एक दो भाइयों ने मुझे विचार दिया था कि आप उनको बताइए कि वो मतलब फोटो वगैरह अश्लील लगाते हैं महिलाओं की। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने समाज की महिलाओं की अपनी संस्कृति को झलकाती हुई फोटो लगाइए। संस्कृति और भाषा और अपने इतिहास को पेश करने वाले जीवंत आभास वाले चित्रों का इस्तेमाल कीजिए। वो ज्यादा प्रभावशाली होंगे, न कि वो अश्लील चित्र। अश्लीलता क्षणिक प्रभाव डालती है और वो प्रभाव मानसिक रूप से मतलब गलत होता है, और उस गलत चीजों से हमें बचना चाहिए। और समाज को सही दिशा देने के लिए हम सही चीजों का अनुकरण करना चाहिए। और समाज के सुधीजनों से मैं कहना चाहूंगी कि बाजार में या समाज में जिस चीज की डिमांड होती है तो उसका बनाने वाला मजबूर हो जाता है कि हम वो उसी तरीके से उन चीजों को फिर बढ़ावा देता है। तो आप और हम भी मीडिया में वही चीजें देखें जो कलाकार सही रूप में हमें पेश कर रहे हैं। या आप उनको फिर, आपके पास इतिहास की जानकारी है, संस्कृति की जानकारी है या किसी विशेष विधा की जानकारी है, तो आप उनको रूबरू करवाइए। आपको उसी तरीके से वो चीज पेश करके बताएंगे। और ऐसा मैंने खुद ने किया है और बहुत सारे कलाकार कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से वो अपनी संस्कृति को पेश कर रहे हैं। इसमें प्रताप मीणा का नाम मैंने लिया, रामजीलाल बाढ़ है, रामू मास्टर जी है, विष्णु मीणा जी है, अपने जो पीएन बेफड़ाव जी है, बिल्कुल लाजवाब जोड़ी है। वो अपनी मीणा साहित्य, संस्कृति, इतिहास और सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो और मतलब समाज की जो बेहतरीन चीजें हैं, उन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से वो युगल जोड़ी समाज के सामने लाने का प्रयास कर रही है। तो हम सभी को मिलकर इसी तरीके से अपने समाज की, साहित्य की, संस्कृति की, इतिहास की जो अनमोल धरोहर है, उसको हम सबको सहेजना होगा। और कभी आप अपने आप को कमजोर मत महसूस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप कोई स्कूल कॉलेज महाविद्यालय के कोई राइटर प्रोफेसर नहीं है, राइटर नहीं है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हम जो बड़े लोग हैं, जो प्रोफेसर है, हमारे पास वो मूल जानकारी नहीं है जो आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास वो मौलिक भंडार है। आप खुद लिखेंगे तो मूल चीजें आएंगी। हम तो उन चीजों का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते, ना लिख पाते हैं। सच्ची बात है, मैं स्वीकार करती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप सब अकूत संपदा के बेहद धनी है। आपके पास धरोहर है, आपके पास बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पास वो सामाजिक परिवेश है। हम तो राजधानी में बैठे हुए दूर दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक संपर्कों के माध्यम से हम इस जानकारी को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने समाज की धरोहर को बचाने के साथ देश भर के सभी आदिवासी समाज में मीणा संस्कृति, भाषा, साहित्य, इतिहास को स्थापित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय है या जो मुख्य धारा के लोग हैं, वो हमारे अस्तित्व पर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हम तो आदिवासी है ही नहीं, हमें आरक्षण वैसे ही मिला हुआ है। तो कल हरिराम मीणा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया था कि हम आदिवासी कैसे हैं। ये तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ने 1871 में ही घोषित कर दिया था हमें। और जब हमारे पुरखों ने यहाँ राज किया है, गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की है, आज भी हमारे, चाहे जयपुर में किसी भी जगह चले जाए, चाहे करौली में चले जाए, चाहे दौसा में चले जाए, कहीं सवाई माधोपुर में चले जाए, चाहे कोटा बूंदी में चले जाए, हमारे पुरखों के महल है, किले हैं, बावड़ियां हैं, उनके बनाए हुए बहुत बड़े बड़े कोर्ट है, बहुत मतलब पुराने मंदिर है जो मतलब आदिदेव शिव को समर्पित है। अब उन
मैं अपने मीणा समाज के या इस टीएमएल ग्रुप से अपील करना चाहूंगी कि आप सभी समाज के सुधी जन, समाज के वरिष्ठ मतलब प्रतिभाओं के धनी हैं, तो आप सभी के सहयोग से हम समाज की ऐतिहासिक धरोहर को भी सहेजने का कार्य करें तो बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, कहा जाता है कि जिस समाज का इतिहास खत्म हो जाता है उस समाज को कोई नहीं बचा सकता, और जिस समाज का इतिहास जिंदा रहता है वो समाज का भविष्य भी हमेशा के लिए जिंदा रहता है। इसी मुहिम में मैंने थोड़ी सी पहल की थी, और जितनी भी बार मैं जयपुर गई तो मैंने काफी कुछ ढूंढने समझने जानने का प्रयास किया और राजा आलन सिंह की कहानी को समझा, और उनकी जो नगरी है खोगंग, जो खो नागौरिया में, उस पर यह आलेख मैंने तैयार किया। देखिए आप सभी लोग, इसमें ये इसका हेडिंग है विलुप्ति के कगार पर मीणा राजवंशों की धरोहर और भारतीय इतिहास की अति महत्वपूर्ण नगरी खोगंग। ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जो पूर्वजों ने 1067 ईस्वी से लेकर 1147 ईस्वी तक इस जगह पर अपना राज किया था। खोगंग नाम की जो जगह है खो नागौरिया में है, खो नागौरिया के नाम से जानी जाती है वो जगह। इस की एक कहानी है, वो कहानी भी मैं सुनाना चाहूंगी आपको। उस कहानी में से पहले मैं 2 अंतरे गा के सुनाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस इतिहास को 2 अंतरों में सहेज के रख रखा है, और उसका श्रेय मैं हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार है विजय सिंह जी मीणा, उनको देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के बोल से मैंने एक लिया था, जिसमें है भाणजो कुगेल गेबी मामा ने खागो, काली बादली को काड़स चांदा राज पर छागो। अब ये 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियों ने 1067 ईस्वी से लेकर 1147 ईस्वी तक का इतिहास दर्ज कर दिया है पुरखों ने मौखिक रूप में। एक दूसरी है पूची को छो बोतड़ो लड़ा में जो दियो, आछी बगड़ी रे मीणा की हाथा राज खो दियो, हाथा राज खो दियो। अब इसमें बताया गया कि कूची को सो बोतड़ो, यानी वो छोटा सा बच्चा था, बोतड़ा था, जो गोद में लिया जा सकता, जो अपने बस में उसका कुछ नहीं होता, उसका कोई और ही करता सब कुछ। लड़ा मजियो, लाड में जो आपने उसको सब कुछ दे दिया। आछी बगड़ी रे मीणा की हाथा राज खो दियो, यानी मीणों की इस प्रकार बगड़ी की उन्होंने अपने हाथों अपना राज खो दिया। और ये हम आदिवासियों की निश्चलता, उनकी हर किसी पे विश्वास करने की, जो प्रेम करने की, या हर किसी को अपना बनाने की जो है, वही उनके लिए विश्वासघाती बन जाता है। इसी में कहानी है नरवर से आए कच्छा वंश के दूल्हे राय की और राजा आलन सिंह की। राजा आलन सिंह, अब देखिए नाम है राजा आलन सिंह, ये अपने मीणा सम्राट रहे हैं, मीणा राजवंश के बहुत बड़े राजा रहे हैं, चांदा वंश के राजा थे ये। इन्होंने इनकी 22 या 32 पीढ़ियों ने शासन किया है, कई जगह शासन किया है। इनका मतलब इतिहासकार बहुत उत्खनन से काफी कुछ जानकारी सहेज रहे हैं, लेकिन अभी किताब के रूप में आ नहीं पाया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, कई जगह इन्होंने शासन किया था, अजमेर में भी किया था, उज्जैन में भी किया था, और या आमेर में भी किया है, जयपुर के खोगंग में भी किया है। पछवाड़ा के जो 5 गांव है वो भी चांदाओं के बसाए हुए हैं। दांतली है, सरोड़ी है, बूढ़थल है, ऐसे करके 4-5 गांव और है जो चांदाओं के खुद के पर्टिकुलर खुद के गांव, यानी उनके खुद के बसाए हुए हैं। लेकिन ये जो नगरी है खोगंग नगरी या खो नागौरिया, यहाँ पर मीणों का कोई घर नहीं है। और वो घर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कहानी है वो कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें राजा आलन सिंह काफी दयालु है और काफी सहृदयी है, वो हर किसी पर मतलब विश्वास कर लेते हैं और काफी मिलनसार भी है, वो अपनी प्रजा के काफी हितैषी भी है। तो उनकी राज्याश्रय में एक महिला आती है अपने छोटे से बच्चे को लेकर, तो वो रानी से मिलती है, पहले राजा से मिलने से पहले रानी से मिलती है। तो रानी को अपनी विपदा बताती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास आर्थिक उपार्जन का कोई साधन नहीं है, तो आप मुझे काम के लिए रख लीजिए।
तो वो रानी को दया आ जाती है। वो दयालु तो खुद ही थे, स्वाभाविक आदिवासी वैसे भी दयालु होते हैं, चाहे कोई मदद मांगे नहीं मांगे वो अपने से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी आपने कोरोना काल में भी वो दिखाया पूरे मीणा समाज ने, जहाँ महानगरों की दुनिया ने तो मतलब लोगों को मतलब कोई आश्रय नहीं दिया, कोई सहारा नहीं दिया, लेकिन मीणा समाज ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सबने मिलकर खाना बनाया और सबको बिठा बिठा कर खिलाया और सबको पैक करके भी दिया। वो इस हमारे पुरखों की देन है, ये हमारे खून में है, हमें मिला है विरासत में कि हम किसी दुखियारे की, किसी मतलब जिसको जरूरत है, किस जो अभावग्रस्त है, उन सब की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे कितनी ही बड़ी विपदा क्यों ना हो। इसमें राजा आलन सिंह के राज में जब वो महिला काम करने लग गई तो एक दिन उसने खाना बनाया, तो खाने में राजा को अलग स्वाद लगा। तो राजा ने पूछा, भैया आज खाना किसने बनाया? तो रानी ने बताया कि वो एक नई महिला आई है, बेचारी छोटा बच्चा है और काफी मतलब अभावग्रस्त है, उसका कोई है भी नहीं। तो बुलाते महिला को, भाई कौन है ऐसी महिला जो आज खाने में बिल्कुल ही अलग स्वाद आ रहा है, ये तो मतलब सामान्य महिला का बनाया हुआ तो नहीं लग रहा। तब उस महिला को बुलाकर वो पूछते हैं, तो वो महिला बता देती है कि मेरा जो देवर है उसने मेरे पति की हत्या कर दी है। उसके पति का नाम था सोडेराय और वो नरवर का राजा था और कच्छावा वंश का राजा था। सोडेराय को जब उसके भाई ने मार दिया, तब सोडेराय की जो पत्नी है अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर दासी का रूप धरकर वो दूल्हे राय के शासन में या खोगंग नगरी में आ गई। जब दूल्हे राय को पता चला कि ये रानी है और दासी का काम कर रही है, तो उन्होंने उसी वक्त उसको अपनी बहन स्वीकार किया कि आज से तुम मेरी बहन हो, ये मेरा भांजा है। और उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह लालन पालन किया, शिक्षा दीक्षा दी, पूरा रणकौशल उसको सिखाया। वो छोटा सा बच्चा आया था गोद में मतलब पढ़ने वाला बच्चा। उन दोनों माँ बेटों को उन्होंने शरण दी और उनको रखा। उस वक्त दिल्ली पर तोमर वंश का शासन हो गया था, तब वहां लगान के रूप में कुछ राशि भिजवाई जाती थी। तब राजा आलन सिंह ने अपने डूम के साथ उसको दूल्हा राय को भी भेज दिया। दूल्हा राय और डूम दोनों वहां लगान देने के लिए गए। तब फिर वहां दूल्हे राय ने उस सेना के साथ मिलकर सांठगांठ कर ली और उस डूम को भी अपने में मिला लिया। और वो बचपन से राजा की गतिविधियों से रूबरू हो रहा था, देख रहा था, तो उसने हमारे मीणा समाज की एक परंपरा को जान लिया था, पहचान लिया था। और उस परंपरा को आप लोग भी जानते होंगे, अभी मैं बताऊंगी उसके बारे में और आप लोग भी खुद बताएंगे। जब दीपावली आती है, दीपावली को हमारे पितरों को तर्पण दिया जाता है, पितरों को पानी दिया जाता है, हमारे पूर्व पुरखों को पानी दिया जाता है। तब हमारे खेत के खलियान के पास जहाँ नदी है, तालाब है या कुआं है या जहाँ भी जल का स्रोत है, वहां जाकर पूरे परिवार के या पूरे गांव के जो भी महिला पुरुष है, जिस तरीके से भी जो व्यवस्था बना रखी है, वो जाते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना जूते चप्पल के या जूती के, वो नहाते धोते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनको पानी देते हैं। ये प्रथा दूल्हा राय बचपन से देख रहा था और उसने षड्यंत्रों के तहत उन सैनिकों से सांठगांठ कर ली थी। उसी वक्त जब दूल्हा राय अपने पूरे राजपाट के साथ या पूरे परिवार के साथ वहाँ पानी दे रहे थे पूर्वजों को, दीपावली वाले दिन, दीपावली अमावस होती है, अमावस यानी दीपावली वाले दिन हमारे पूर्वजों को पानी दिया जाता है। उसी दिन उन्होंने राजा आलन सिंह के साथ बहुत सारे चांदा वंशियों का नरसंहार किया था। उसमें बताते हैं 1400-1500 के आसपास मीणाओं की लाशें उस तालाब में पट गई थी, बहुत बड़ा अंबाल लग गया था और दूल्हे राय ने उन लाशों के ऊपर फिर उस डूम को भी मार दिया था, क्योंकि उसने कहा कि जो अपने मालिक का ही नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। उसने उसका इस्तेमाल किया और मीणा जो राजवंश था वहाँ कच्छा वंश की नींव उसने एक खोगंग नगरी में रखी। शुरुआत यहीं से की थी, फिर इसके बाद आमेर, फिर दौसा, फिर धीरे ऐसे आके बढ़ते चले गए। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि आज भी हमारे समाज की जो धरोहर है, ये महल भी बना हुआ है, वहाँ एक सुरंग भी बनी हुई है, वहाँ बावड़ियां भी बनी हुई है और वहाँ ये 2 मंदिर बने हुए पुराने, बहुत पुरानी शैली के हैं लेकिन काफी जर्जर हो चुके हैं। तो मैं इस मीणा समाज के इस बड़े ग्रुप से, TML ग्रुप से, ट्राइबल मीणा लीडरशिप ग्रुप से अपील करना चाहूंगी सभी सुधी जनों से कि वो
अपने सहयोग के अनुसार जो भी सहायता कर सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सहयोगात्मक, प्रशासनिक, जिस तरीके की भी सहायता कर सकते हैं, चाहे लेखन के माध्यम से, वो सहायता कीजिए और अपने इतिहास को सहेजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये इतिहास अभी भी है जो हमारे पुरखों की मतलब बलिदानों को, उनके संघर्षों को जीवंत रूप में हमें आने वाली पीढ़ियों को धरोहर के रूप में दे जाएगा। यहाँ पर जब दुल्हे राय का शासन हो गया था तो दुल्हे राय ने नागौर से नागौरी मुसलमानों को लाकर वहां बसा दिया था और कुछ चौकियां बना दी थी और उन चौकियों पे सख्त आदेश दिया था कि यहाँ मीणा नाम से कोई भी व्यक्ति घुसे तो उसको जिंदा नहीं जाने देना। इसीलिए मीणों ने वहां से पलायन किया और आसपास की जितनी भी पहाड़ियां थी वहां पर फिर उन्होंने अपने गांव बसाए। तो जो सरोड़ी गांव है, इन्हीं मीणाओं का जो बाद के वंशज है उन्हीं का गांव है। वहां पर वही मतलब जो माता है, हमारी कुल देवी माता है, आशावरी माता, आवरी माता, उनका मंदिर यहाँ भी बना हुआ पुराना मंदिर है। उसका समाज के सुधी जनों ने मिलकर जीर्णोद्धार किया, काफी अच्छा बन चुका है, काफी अच्छा परिसर है। तो मैं चाहूंगी कि उस परिसर में आप मतलब एक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक एक स्मारक टाइप कुछ बनवाएं और वहां अपनी अनमोल विरासत को सहेजने का प्रयास करें, या एक रिसर्च सेंटर खोल दें ताकि मीणा समाज क्या समाज का और भी वर्ग इस पे कार्य करे और इस चीज को आगे बढ़ाए। ऐसे बहुत सारे हैं। कुलतलगढ़ का किला है, भूतेश्वर महादेव का किला है, मंदिर भी है और किला भी है। बहुत सारे किले हैं जो हमें आह्वान कर रहे हैं, हमारे पूर्वज हमें पुकार रहे हैं कि हमने जो धरोहर दी थी उनको सहेजने वाले कहाँ हो आप, तो आप सहेजो इनको, क्योंकि वो तो दे चुके। और ये जो व्यवस्था है, आजकल की जो व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, वो किस तरीके से चल रहा है। ये कोरोना काल आ गया तो और भी बहुत भयावह हो गया, क्योंकि सारे कामकाज काफी बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, बहुत कुछ बदला जा रहा है। और आपका जो इतिहास है वो इतिहास भी बहुत कुछ दबाया जा रहा है। पहले भी दबाया गया, इसीलिए वो सामने नहीं आया, और आज भी दबाया जा रहा है ताकि आपकी पहचान को खत्म किया जा सके। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी मिलकर अपनी पहचान को स्थायी करने के लिए अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास को बचाइए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को धरोहर के रूप में देख के जाएं। हमारे पूर्वजों ने तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से पहले भी बहुत सारे संघर्ष किए थे, उसके बाद भी किए हैं, जराइम पेशा के बाद भी किए हैं। 1950 में संविधान लागू हो गया था और काफी आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिला था और हमें नहीं मिला था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके 1956 में हम सबको आरक्षण दिलाया है। तो हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य, हमारे जीते जागते हमारे खुद के पूर्वज है, हमारे खुद के लोग हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं, तो आप उनको सम्मान दीजिए। उनके मतलब नाम से आप स्कूल खोलिए, महाविद्यालय खोलिए, अस्पताल खोलिए, जो भी मतलब व्यवस्था, जैसे शादी समारोह होते हैं तो उनके लिए सामुदायिक केंद्र खोलिए। बाकी आप जो आजकल जो हो रहा है, दिखावे को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंड को बढ़ावा जो दे रहे हैं, इन चीजों की तरफ मत जाइए, क्योंकि दिखावा और पाखंड का आपके जीवन में कोई योगदान नहीं है। आपके जीवन में योगदान आपके अपने पुरखों का है, आपके अपने पूर्वजों का, आपके अपने जल जंगल जमीन जीव जंतु और कुल गोत्र का है। तो इन सबको महत्व दीजिए आप, बाकी और चीजों को महत्व देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आदिवासी नायक और नायिकाओं को महत्व दीजिए, उनको जानिए, पहचानिए। आज कालीबाई की शहीद तिथि है, बलिदान तिथि है। 19 जून को उनको गोली लगी थी और 2 दिन वो अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही थी और 21 जून को वो शहीद हो गई थी। तो आज उनकी बलिदान, एक 12 साल की बालिका जो लक्ष्मण सिंह महारावल के कारिंदों और ब्रिटिश सरकार की फौज के सामने अपने शिक्षक को बचाने के लिए खड़ी हो गई थी तनकर। पूरा समाज मतलब डर रहा था, लेकिन वो एक अकेली बालिका खड़ी होकर उनका विरोध करी और अपने सीने पर गोली खाई और 2 अपने अध्यापक को बचा ली। एक सेंगाबाई, नानबाई खाट खत्म हो गए, लेकिन सेंगाबाई बच गए थे। तो सोचिए, जब 12 साल की बालिका अपने
मतलब शिक्षा की अलग के लिए, अपने गुरु को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए संघर्ष कर सकती है, वो भी ब्रिटिश शासन के सामने, महारावलों के सामने। तो आज तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आजाद देश में, तकनीकी के साथ हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। तो हम इन सुविधाओं का बखूबी उपयोग कर हम काफी अपने समाज को संगठित करके हम सभी आदिवासियों के साथ जुड़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे रानी गाइदुल्ली का उदाहरण ले सकते हैं, जो नागालैंड की रानी रही है। वो 18-20 साल की रानी ने बहुत बड़ा इतिहास रचा आजादी के आसपास। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को नाको चनो चबा दिए थे, और उस रानी का इतिहास पूरे मतलब लिखा हुआ इतिहास में, लेकिन हमारे लोगों को बहुत कम पता है। रानी दुर्गावती का इतिहास आप लोगों को पता होगा। जो गोंड महारानी है, आदिवासी महारानी है, उसने 15 साल शासन किया है। किसके सामने? अकबर की सेना के सामने, बाज बहादुर की सेना के सामने। सोचिए आप और हम क्या नहीं कर सकते आज के समय में। सोचिए, वो हमारी पुरखा है, वो हमारे पूर्वज है। उन्होंने अपने बलिदानों से, अपने संघर्षों से, वो रानी 5 साल का बच्चा उसकी गोद में था तब उसके पति मर गए थे। तब बाज बहादुर और अकबर की सेना उसके शासन के लिए ललचा रही थी, क्योंकि जो राजा संग्राम शाह थे वो उसके ससुर थे। संग्राम शाह का जो शासन था, गोंड राजा का शासन था, वो इतना संपन्न था, कहते हैं कि सफेद हाथियों का कुनबा था उनके पास। हम काल्पनिक कथाओं में सुनते हैं कि किसी के पास ऐरावत हाथी था, लेकिन ये सच्ची कथा है कि राजा संग्राम शाह के पास जंगल के जंगल थे, पहाड़ के पहाड़ थे, नदियां थी, उनके पास सोने के सिक्के चलते थे, बहुत अकूत संपदाओं के भंडार थे, बहुत बड़े परिसर के, बहुत बड़े साम्राज्य के वो मालिक थे। वो उनके बेटे दलपत शाह को मिली। दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती है, और दोनों दुर्गावती ने 5 साल में ही वैधव्य को झेलकर, उससे निपट कर, मतलब महिलाएं विधवा होने के बाद समाज से दुत्कार दी जाती है, अपनी सुख सुविधाओं से वंचित कर दी जाती है। उस महिला ने अपने मतलब निजी दुख दर्द को दरकिनार करके अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आदिवासी आन बान शान के लिए वो डट कर खड़ी हुई। किसके सामने? बाज बहादुर और अकबर। बाज बहादुर को 3 बार उसने परास्त किया, और अकबर की सेना को 2 बार परास्त किया। आपने तुलसीदास का नाम सुना है? तुलसीदास संग्राम शाह के शासन में भीख मांगने का काम करता था। संग्राम शाह ने उसको काफी चेताया था कि मेरे शासन में सभी लोग काम करके खाते हैं, हमारे सब कर्मठ लोग हैं, कर्मजीवी लोग हैं, तुम भीख मांगकर मत खाओ, तुम काम करके खाओ। तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम भीख मांग के खाओगे तुम तो यहाँ से चले जाओ। तब वो तुलसीदास अपमानित होकर अकबर की शरण में दिल्ली आ गया था, और अकबर के कान तुलसीदास ने ही रानी दुर्गावती के खिलाफ भरे थे कि वहां पर अकूत संपदा है, अकूत भंडार है, तुम उस रानी को मतलब अपनी गिरफ्त में ले लो और वो साम्राज्य भी तुम्हें अपनी गिरफ्त मिल जाएगा। रानी के पास बहुत सारे प्रणय निवेदन के लिए आवेदन भेजे थे अकबर ने, लेकिन रानी ने स्वीकार नहीं किया। रानी ने लड़ना स्वीकार किया, न कि अधीनता स्वीकार। उसने अपने बच्चे के साथ संघर्ष किया। संघर्ष करते हुए कई युद्धों में तो वो विजयी रही, लेकिन लास्ट में उनके बेटा भी मारा गया। वो भी काफी लहूलुहान हो गई, उनकी आंख में भी तीर लग गया, फिर भी वो लड़ती रही। फिर और एक तीर उनके सीने में लगा, तब उनको लगा कि वो नहीं जीत पाएगी। तो वो उनका जो सेवक था, उनका जो घनिष्ठ मंत्री था, उनसे कहती है कि आप मुझे अपनी कटार से मार दीजिए। तो वो बोलता कि मैंने जिस मालकिन का हमेशा सेवा की है, जिनका नमक खाया है, मैं उन पे कभी हाथ नहीं चला सकता। इतना ही सुनकर रानी ने अपने स्वाभिमान के लिए खुद की कटार निकालकर वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए फिर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। सोचिए हमारे पुरखा कितने बलशाली है, कितने गौरवशाली है। क्या काल्पनिक कथानकों में ऐसी कहानियां देखने को मिलेगी जो आपके लिए कुछ किया हो जिन्होंने? ये है हमारे पुरखों,
जिन्होंने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, जल जंगल जमीन के लिए बहुत कुछ संघर्ष किए, बहुत बलिदान दिए हैं। और उन बलिदानों की बपौती है कि हम आदिवासियों को संविधान में अनुसूची 5 और 6 मिली हुई है, वनाधिकार कानून मिला हुआ है, पैसा कानून मिला हुआ। वो इसलिए मिला हुआ है कि हमारे पूर्वज यहाँ के मूल मालिक थे, यहाँ के मतलब राजा रहे हैं। पूरे आदिवासी जितने भी हमारे अनुसूची 5 और 6 में जितने भी राज्य आते हैं, वहाँ के जितने भी आदिवासी भाई बहन जो पूर्वज हैं, वो सब यहाँ के राज रजवाड़े या गणतांत्रिक व्यवस्था के वास्तविक हकदार रहे हैं। इसीलिए 2005 का जजमेंट जो जस्टिस काटजू ने दिया था 5 जनवरी 2011 में, 5 जनवरी 2011 में जस्टिस काटजू ने एक जजमेंट दिया था। उसमें कहा था कि 92% लोग भारत में विदेशी हैं, सिर्फ 8% ही यहाँ के मूल मालिक है, और वो है सिर्फ आदिवासी। तो सोचिए कितने गर्व वाली बात है। हम इस देश के मूल मालिक हैं, देशज है, मूल वाशिंदे है, अबोरिजिनल है, एनिमिस्ट है, ट्राइब है। तो हमें अपनी ओरिजिनल पहचान को भी बचाए रखना चाहिए, चाहे हम कितने ही पढ़ लिख जाएं, कितने ही बड़े पदों पे चल जाएं, लेकिन हमें सार्वजनिक समारोह में या कोई भी जो उत्सव है या हमारे समाज के कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए कि किसी को हमें नहीं बताना पड़े कि मैं किस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। सामने वाले खुद बताएं कि आप राजस्थान से हैं, अरे आप मीणा समाज से हैं। इसीलिए मैं जितनी भी सेमिनारें होती है, उन सेमिनारों में मैं अपनी ओरिजिनल ड्रेस के साथ जाती हूँ। मुझे कहना नहीं पड़ता कि मैं राजस्थान से आई हूँ और मैं मीणा समाज से हूँ। सब लोग आके मुझे कहते हैं, अरे आप मीणा समाज से हैं, अरे आप मीणा कम्युनिटी से हैं, बहुत बढ़िया। तो सोचिए, हमें कहना नहीं पड़े, हम अपने अस्तित्व में वो चीज ले आए ताकि हमारे समाज की जो वास्तविक पहचान है वो सब जगह झलक जाए और सब जगह दिखने लग जाए। अब मेरा जो विषय था, उस विषय में 2 विषय लिए थे मैंने, मीणी भाषा संस्कृति और आदिवासी जनगणना कोलम कोड। आदिवासी जनगणना कोलम कोड की मांग आज की मांग नहीं है, ये मांग मैं बताना चाहूंगी आपको। हम आदिवासी हैं कब से जानने लगे? हम कब से जानने लगे कि हम आदिवासी हैं? जबकि 1871 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में आदिवासी घोषित कर दिया था। और आज भी हमारे कई लोग बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग, या युवा वर्ग जो सब कुछ जानता है, महाविद्यालयों तक पहुंच चुका है या वहां की शिक्षा भी ले चुका है, रिसर्च भी कर चुका है, फिर भी वो मतलब ऐसी बचकानी सवाल जवाब करते हैं और बेहुदे तर्क करते हैं और अपने आप को वो हिंदू बोलते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, उस जाति प्रमाण पत्र पे कभी पढ़ा है क्या लिखा हुआ है? और आपको स्कूल में, कॉलेज में, महाविद्यालय में या नौकरी के फॉर्म भरते वक्त या नौकरी लेते वक्त आपने जिस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया, उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है? अगर आपने नहीं देखा तो देखिए और जानिए और पढ़िए उसको। आप आदिवासी हैं इसीलिए आपको वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ना कि हिंदू होने के कारण। हाँ, आदिवासी वो कौम है जिसने हर किसी को पनाह दी है, हर किसी को स्वीकार किया। उसके घर के पास कोई भी कौम का कोई भी दुखियारा व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, तो वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों में मानवता का धर्म कूट कूट के भरा हुआ है। वो जल जंगल जमीन नहीं, जीवन, जानवर, पशु पक्षी सबके लिए समान रूप से जीवन जी रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 27 साल पहले विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा 1993 में कर दी थी। 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की थी और 1994 में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए आदिवासी दिवस की घोषणा कर दी थी और 1994 से लेकर 2004 तक उसको पहला दशक मनाया और 2004 से लेकर 14 तक दूसरा दशक मनाया। और अभी 2019 में मीणा हाई कोर्ट, जो हमारे समाज की बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है, उस धरोहर पे हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाया है। और उस विश्व आदिवासी दिवस के साथ हमने 2 बड़ी और दिवस मनाए थे। पहला मतलब विश्व आदिवासी दिवस को 25 साल हो गए थे, तो उसका रजत जयंती दिवस भी हुआ। और उसी दिन मतलब उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2019 को आदिवासी भाषा वर्ष भी घोषित किया था। क्यों किया? क्योंकि आदिवासियों की जो भाषाएं हैं, आदिवासियों की जो संस्कृति है, आदिवासियों की जो जीवन शैली है, आदिवासियों का जो आदिवासियतपन है, वो पूरे संसार को, पूरे जीव जंतुओं को, पूरी मानवता को बचाने के लिए बहुत कारगर है। आज जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण वहीं पर बचा हुआ है जहां पर आदिवासी हैं, लेकिन सरकारें फिर भी इसकी अनदेखी करती है और आदिवासियों के साथ विकास के नाम पर विस्थापन का खेल करती रहती है। और आदिवासी नहीं मानते हैं तो उनके साथ मतलब कई तरीके से प्रशासनिक या राजनीतिक या फिर नक्सलवाद के नाम पर बहुत बड़े बड़े हत्याकांड भी करवा देती है। या आप लोगों ने अभी अभी बस्तर वाला कांड सुना होगा, केवड़िया वाला कांड सुना है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाला कांड सुना है। जितने भी वर्ल्ड सेंचुरी बनी हुई है, जितने भी अभ्यारण्य बने हुए हैं, जितने भी प्राकृतिक स्रोत के जो पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं, वो सारे आदिवासियों की भूमि पे ही क्यों बनाए जाते हैं? आपके जो शहरों में चिड़ियाघर है, वहां पर जानवर कहां से आए? आप संरक्षक हो या संहारक? आप महानगरों में बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं, तो आप पर्यावरण और जीव जंतुओं की सुरक्षा नहीं कर सकते? करनी चाहिए, सबको मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन चक्र है। किसी एक भी प्राणी का खत्म होना सृष्टि के खत्म होने का निर्देश है, क्योंकि सृष्टि का खत्म होना पर्यावरण को बचाने का संकेत है। पर्यावरण को बचाएंगे तभी सृष्टि बच पाएगी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी अपने घर परिवार के साथ जितने भी उत्सव मनाते हैं वो प्रकृति के साथ मनाइए। अपनी पसंद के पेड़ पौधे लाइए, फल फ्रूट के लाइए, आयुर्वेदिक लाइए और लगाइए, और अपने खेत में लगाइए, खलियान में लगाइए। आपके नहीं है तो पड़ोसी के लगाइए, खेत में लगाइए, सार्वजनिक पार्क में लगाइए, ताकि 4-5 साल में आप बहुत धनी बन जाएंगे प्राकृतिक संपदा के। ये जो कोलम आदिवासी कोलम कोड की जो मांग है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, समय काफी हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। 1871 से हम आदिवासियों को अलग से कोलम कोड दिया हुआ था और उसमें हमारी जनगणना की गई थी। 1871 से लेकर 1941 तक। 1871 में हमें अबोरिजिनल कहा गया, 1881 में भी अबोरिजिनल कहा गया, 1901 में हमें एनिमिस्ट कहा गया, 1911 में भी एनिमिस्ट कहा गया, 1922 में भी एनिमिस्ट कहा गया, फिर 1931 में हमें ट्राइबल रिलीजन कहा गया और 1941 में हमें ट्राइब्स कहा गया। इस नाम से हमारी जनगणना ब्रिटिश सरकार ने की थी, यानी आजादी से पहले 7 दशक तक हमारी जनगणना हुई है। 47 में देश आजाद हो गया, 50 में संविधान लागू हो गया और 50 में हम आदिवासियों में से कुछ आदिवासियों को या 583 आदिवासी समुदाय कबीलों को एसटी के रूप में दर्ज किया गया, जबकि भारत में लगभग 1000 से भी ज्यादा आदिवासी समाज, समुदाय और कबीले हैं जो आज भी एसटी से के दर्जे से बाहर है। अब ये संख्या बढ़ती भी जा रही है, कुछ लोगों को शामिल करते जा रहे हैं, आदिवासी पैमाने पर जो खरे उतरते जा रहे हैं, जिनकी भाषा बची हुई, जिनकी संस्कृति बची हुई, जिनके रीति रिवाज बचे हुए हैं, उन सबको शामिल कर आज वर्तमान में 705
आदिवासी समाज समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ। लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ को बाहर भी निकाला गया है। जिनको बाहर निकाला गया उनकी अपनी भाषा खत्म हो गई, जिनकी संस्कृति खत्म हो गई, जिनका अपनी परंपराएं रूढ़ियां खत्म हो गई, उनको सरकार ने एसटी के दर्जे से बाहर भी निकाला है। क्योंकि एसटी के रूप में दर्जा स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। अस्थायी रूप से ये हमें पहचान मिली हुई है, तो हमें स्थायी पहचान चाहिए और देश भर के सारे आदिवासियों के साथ चाहिए। इसीलिए हमने जनगणना कोलम कोड की मांग की है और इस मुहिम से मैं 3-4 साल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हूँ। इसीलिए मैंने अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति पर भी पकड़ बनाई है, ताकि कोई मुझसे सवाल करे कि मीणा आदिवासी कैसे हैं, मैं उनका जवाब दे सकूं और अपनी संस्कृति का भी परिचय उनको दे सकूं। कोई रटी रटाई बातें नहीं, अपने जीवन से, अपने अनुभवों से, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी हुई जो चीज है वो उन तक पहुंचा सकूं। इसीलिए मुझे शायद समाज के और लोग इससे जुड़ नहीं पाए और मैंने खुद ने इसके 5 सम्मेलन अटेंड किए हैं। पहला सम्मेलन मैंने 2019 में अंडमान निकोबार में 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। वहां लगभग 20-22 राज्यों के आदिवासी पहुंचे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मतलब गरीब आदिवासी जिनके पांव में चप्पल भी नहीं थी कुछ एक के, तो वो भी मतलब हवाई यात्रा से वहां पहुंचे थे हमें अपने समाज की पहचान के लिए, और उन्होंने वहां पर जाकर अपने कोलम कोड की डिमांड को अपने अपने स्तर पर रखा था। 2011 में कोलम कोड की डिमांड के लिए 83 धर्म, आदिवासी 83 धर्मों की ज्ञापन सरकार को दिया गया, जिसमें सरना था, डोनी पोलो था, बिली था, अपतानी था, सना माही था, और भी बहुत सारे थे। मतलब 83 धर्म आदिवासियों के, यानी अपनी जो भी रीति रिवाज, जो भी रूढ़ियां, उसके अनुसार वो अपना अलग अलग धर्म कोड मांग रहे थे। लेकिन सरकार ने कहा था इतने सारे अलग अलग मांगेंगे तो हम किसी को नहीं दे पाए। इसीलिए हम सब ने मिलकर 30 सदस्यों की एक मीटिंग बैठी और उस मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि हमें एक नाम चुनना होगा और वो सबकी पहचान को शामिल करता हुआ होना चाहिए, किसी का कोई अहित न हो और सब उसमें शामिल हो। तो हमने उसके लिए ट्राइबल या आदिवासी नाम डिसाइड किया था। उसमें सभी अधिकांश सदस्यों की सहमति की थी, सिर्फ 3 या 4 सदस्य कुछ और नाम दिए थे। तब जाके हमने ट्राइबल नाम से इस मुहिम को, या आदिवासी कोलम कोड के नाम से इस मुहिम को आगे बढ़ाया। इसके बाद गुजरात में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में भी मैंने भागीदारी की मीणा समाज के प्रतिनिधि के तौर पे। इसके बाद 2 सम्मेलन 2020, 16 फरवरी 2020 में राजस्थान आदिवासी सेवा संघ के बैनर तले, ये राजस्थान आदिवासी सेवा संघ वो बैनर है, वो मंच है, वो संघ है जिस संघ के पुरखों ने, जिसमें लक्ष्मण नारायण झरवाल जी है, जिसमें कैप्टन छट्टन लाल जी है, काला बादल जी है, और उनकी बहुत बड़ी टीम है जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ। वो सब लोगों ने मिलकर हमको आरक्षण दिलाया था। उन्हीं की स्थापित इस संस्था के बैनर के नीचे हमने 16 फरवरी 2020 को भी एक सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया था, और अभी 13 मार्च को 2021 में भी हमने करवाया। इसमें लगभग 18 या 21 राज्यों के मतलब प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने इस ट्राइबल कोलम कोड के लिए अपनी सहमति जाहिर की है, और जाहिर करने के साथ उन्होंने अपनी सहभागिता दी है। और हमने, हमारे जो भील भाई हैं, वो भील भाइयों को मैं बहुत जोहार आभार प्रकट करना चाहूंगी कि वो अपने दोनों एमएलए के साथ, अपने भंवर भाई परमार के साथ, कांति भाई रोत के साथ, मैं एमएलए का नाम भी बताना चाहूंगी, राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर जी, वो सभी लोग आए। भील समाज के ये 5 बहुत बड़ी पावरफुल शक्तियां हैं, वो पावरफुल शक्तियां मीणा समाज के मंच पे आई और उन्होंने अपने विचारों से हमें अवगत करवाया और हमारी मुहिम में उन्होंने अपना पुरजोर समर्थन दिया। उसके अलावा हमारे अपने समाज के 2 एमएलए थे, गोपाल जी मीणा थे, हरकेश मीणा जी थे। इसके अलावा हमारे मतलब जयपुर शहर के जो एमएलए थे, रफीक खान जी, मतलब इस मंच पे 13 मार्च को जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जनगणना कोलम कोड का, इसमें 5 एमएलए उस मंच पर शामिल थे और उन सब ने सहमति दी थी इस मतलब इस कोलम कोड की मुहिम के लिए। और मैं चाहूंगी कि इस टीएमएल ग्रुप या ट्राइबल मीणा लीडरशिप ग्रुप के माध्यम से कि आप सब जुड़िए,
क्योंकि सभी भाइयों ने अपील की है, भील भाइयों ने कहा कि मीणा हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के साथ मिलकर हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो बड़े भाइयों, आप लोग तैयार हो जाइए अपने सभी छोटे भाई बहनों का सहयोग करने के लिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सबसे बड़ा हमारा अस्तित्व और अस्मिता का संकट है और हमारा अस्तित्व और अस्मिता खत्म हो गया तो हमारी वाली पीढ़ियों को नहीं बचा सकते, क्योंकि ये राष्ट्र एक भाषा और एक धर्म की धुरी पे जा रहा है और इसको साम दाम दंड भेद और हिंसा के लाठी से इसको ठेला जा रहा है। आप लोगों ने देखा गाय के नाम पर कितनी हत्याएं हुई है, भावनाओं के नाम पर कितनी हत्याएं हो रही है। आप मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पे कई तरीके से, हर तरीके से आपके संगठनों को कमजोर किया जा रहा है, आपके समाज को कमजोर किया जा रहा है। तो आप सभी संगठित होइए। अभी तो दूर दराज के इलाकों में आपको नक्सली करार करके आपके भाई बहनों को मारा जा रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी अपनी जमीनों को हथियाने के लिए शहरों में भी आकर वही आपको नक्सली, उग्रवादी या और कोई आतंकवादी या और कोई नया नाम देके, जैसे अर्बन उग्रवादी, कई तरीके से ये नामकरण करने में बहुत माहिर है इनके जो संगठन के जो है। और हमारे भी समाज के कई लोग इनके संगठनों से, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के बहुत सारे हजारों संगठन है, वनवासी सेना है, करणी वाहिनी सेना है, हिंदू वाहिनी है, धर्म वाहिनी है, पता नहीं कितने संगठन बना रखे हैं। तो हमारे समाज के लोगों को उन्होंने शिकंजे में कस रखा है। तो मैं चाहूंगी कि समाज के लोग जागरूक हो और अपने खुद का संगठन बनाए और समाज को सही दिशा दे। और सही दिशा देने के साथ इस कोलम कोड की मुहिम के साथ, ट्राइबल कोलम कोड को लेकर सभी देश के सभी आदिवासियों की उसमें जनगणना हो। जनगणना के साथ हमारी पूरी आबादी आएगी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि आजादी के समय तीसरी बड़ी आबादी हम आदिवासियों की थी, लेकिन आज तक हमें पता नहीं है कि हमारी टोटल आबादी कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 12 करोड़ थे, लेकिन अब ये 20 में होने वाली थी जनगणना, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई। 21 में भी शायद कोरोना की वजह से पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारे लिए बेहद अवसर है कि हम सब मिलजुल कर इस मुहिम में जुड़ जाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेतृत्व, जैसे ये ग्रुप का नाम है ट्राइबल मीना लीडरशिप ग्रुप, तो अपनी लीडरशिप को सही प्रासंगिक सिद्ध कर पाए। सब मिलकर पुरजोर कोशिश करें और चीजों को सही तरीके से समझिए, तर्क से समझिए। आप मतलब अंध भावनाओं में, अंधभक्ति में मत बहिए। आपके लिए जो उपयोगी है, जो आपके समाज के लिए उपयोगी है, उन चीजों को अपनाइए। जो जिनका आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी संस्कृति के लिए किसी का कोई योगदान नहीं है, तो आप उनको साइड में कीजिए और आप अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए। मैं युवा पीढ़ी को और बहुत करबत करके निवेदन करना चाहूंगी कि अभी बहुत कठिन समय है, आप दिशा भ्रमित मत होइए। हमारे समाज के सामने बहुत विकट समस्याएं खड़ी हो रही है या हो चुकी है। अस्तित्व की समस्या तो है ही है, लेकिन इसके साथ आपके स्वास्थ्य की समस्या का सामना भी आप लोग कर रहे हैं। इसके साथ जो नशाखोरी की मैं सुन रही हूँ, वो नशाखोरी की लत से आप अपने भाइयों को, बहनों को, पिताओं को, आपके जो भी परिजन है, जो भी संगी साथी है, उन सबको बचाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जो गलत शो करता है उसको नहीं पता उसका दुष्प्रभाव क्या होता है। वो किन्हीं भी कारणों से उनको मतलब लगा चुका है, तो आप धीरे धीरे उनको छुड़वाने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सके। क्योंकि हमारे पूर्वज ने हमारे लिए इतने संघर्ष किए थे तो हम यहाँ तक पहुंच पाए। अगर हमारी ऐसी पीढ़ियां अभी से ऐसे शौक करेंगी तो सोचिए उनका क्या भविष्य होगा। तो उनको बचाना होगा। और मैं ये टीएमएल ग्रुप के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार और जोहार करना चाहूंगी कि आप सभी ने इतना समय दिया और मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात समाज के सामने रख सकूं। और मैं समाज के सभी सुधीजनों, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो, या चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी भी पद पे हो, या उनका कोई सा भी अनुभव हो, या संस्कृति का अनुभव हो, मतलब साहित्य का अनुभव हो, अपने जीवन का बेहतरीन जो भी अनुभव हो, वो समाज को या नई पीढ़ी को जो देना चाहते हैं, उन सब को आकर इस मंच पर अपना समय देना चाहिए और समाज के सामने अपनी मतलब जो अनुभव है, उन अनुभवों को
भावी पीढ़ियों के लिए या समाज के लिए उपयोगी बनाई है, ताकि हमारा समाज उन चीजों का उपयोग कर पाए जो आपने अपने जीवन में ग्रहण की है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी विषय से संबंधित। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करना चाहूंगी, खासतौर से विक्रम बरदाला जी का, कजोड़ भाई का, मुनीश भाई का, जिन्होंने मुझे प्रेरित और प्रभावित किया। उन्होंने मुझे कॉल किया था तो मैंने उस वक्त मना कर दिया था कि भाई अभी कोरोना काल चल रहा है, सब लोग बहुत परेशान हैरान है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, काफी मतलब लोग घिरे हुए हैं, तो ऐसे विषय पे बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जानकारी समाज में जानी चाहिए और आपको इसमें आना चाहिए। बरदाला सर से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैडम कोई सेंसिटिव मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा सर इससे सेंसिटिव कोई मुद्दा नहीं है, सबसे सेंसिटिव मुद्दा यही है और मैं इसी पे बोलूंगी अगर बोलूंगी तो उन्होंने मुझे कहा स्पेशल तौर पे आप क्या इस विषय के साथ बोलिए और आराम से बोलिए। इसीलिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार और अभिनंदन करना चाहूंगी कि मैंने जो अपने तन मन से समाज के लिए जो इकट्ठा करने का प्रयास कर रही हूँ, या समाज की जो छवि राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रयास कर रही हूँ, वो छवि आप तक पहुंचाई है मैंने। और ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आगे तक पहुंचाएंगे। जय जवाहर, जय आदिवासी।